टू जेके एग्जाम्स क्रैकर्स। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए थे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। अभी हम लोग करने वाले हैं इन दिस वीडियो रूल्स ऑफ प्रोनाउंस। रूल्स ऑफ प्रोनाउंस में हम लोग क्या करने वाले हैं कि हमारे एग्जाम में प्रोनाउंस के बेसिस पे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे सेंटेंसेस आ सकते हैं एरर डिटेक्शन के, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ प्रोनाउंस। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, देखिए कल मैंने आप लोगों को 3 केसेस पढ़ाए थे पर्सनल प्रोनाउन के। वो 3 केसेस कौन कौन से थे? सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पोजेसिव केस इज द थर्ड केस, राइट। सब्जेक्टिव केस में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जब सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं तो हम सब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में जो रहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में मैंने क्या बताया था, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव केस के फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का यूज़ करते हैं, राइट। अब एक सेंटेंस फॉर्मेशन की बात अगर हम लोग करें, एक बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन स्टूडेंट्स कैसा होता है? सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूँ, आई टीच इंग्लिश, राइट। कुछ ऐसा लिखूँ। अब यहाँ पे टीच कौन कर रहा है? आई। तो आई क्या होगा? सब्जेक्ट। वर्ब क्या बताता है? एक्शन। बेसिकली जो एक्शन वर्ड्स होते हैं वो होते हैं वर्ब, जिन्हें हम क्रिया कहते हैं। टीच क्या है? वर्ब। आई टीच व्हाट? इंग्लिश। इंग्लिश क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अब एक सेंटेंस में आपको पता कैसे चलेगा कि वर्ब का जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जो है वो गिवन है या नहीं? एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स हमेशा आंसर करता है व्हाट का और whom का। जैसे इसी सेंटेंस में देखिए, आई टीच व्हाट? इंग्लिश। व्हाट का आंसर मिल रहा है तो यह क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। अब मैं कुछ ऐसा लिख लूँ, आई टीच यू। आई टीच व्हाट? यू। व्हाट का आंसर तो नहीं है। आई टीच whom? यू। यहाँ पर whom का आंसर भी मिल रहा है, तो यहाँ पर whom, इंग्लिश, ये क्या हुए? ऑब्जेक्ट्स। ये बताने का मेरा मोटिव क्या था कि देखिए वर्ब है जिसे हम क्रिया कहते हैं। वर्ब से पहले जब भी आप कोई प्रोनाउन का यूज़ करते हैं तो वो प्रोनाउन कौन सा होता है? एक सेंटेंस में कौन सा होता है? सब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन। और जब वर्ब के बाद हम कोई प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, यानी कि किसी पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोनाउन कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव केस वाले पर्सन्स, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन मैंने आप लोगों को टैबुलर फॉर्म में बताए थे, वो ऑब्जेक्टिव केस वाले वर्ब के बाद में रहेंगे, ठीक है। ये तो बेसिक सा चीज़ था जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। अभी हम लोगों को जो रूल करना है वो करना है पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड, ठीक है गाइस। फर्स्ट पॉइंट जो हम लोगों को कवर करना है पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड। पर्सनल प्रोनाउन मैंने आप लोगों को बताया था क्या है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो डायरेक्टली एक सेंटेंस में से एक पर्सन को रिप्लेस करता है, यानी किसी ऐसे नाउन को रिप्लेस करता है जो एक पर्सन का नाम है। जैसे मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप लोगों को बताया था। उसके बाद उसके केसेस बताए थे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव, वो थे सारे पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन में मैं क्या केस आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउंस आ जाए तो हमें क्या करना है। तो रूल क्या है? व्हेन there is more than one personal pronoun in a sentence, जब एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन होगा एक सेंटेंस में। अब इसको समझने के लिए हम 2 एग्जाम्पल्स लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने अभी आप लोगों को बताई, आई टीच इंग्लिश, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस हम लोगों ने ले लिया ये। सेकेंड सेंटेंस लेते हैं, ही एंड आई टीच इंग्लिश। एंड एक और सेंटेंस लेते हैं, यू, ही एंड आई टीच इंग्लिश, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास कितने पर्सनल प्रोनाउंस हैं? सिर्फ एक। सेकेंड सेंटेंस में कितने पर्सनल प्रोनाउंस हैं? 2। थर्ड सेंटेंस में कितने पर्सनल प्रोनाउंस हैं? 3। यानी कि सेकंड और थर्ड सेंटेंस में हमारे पास एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पर जो पॉइंट समझने वाला है, देखिए मैंने यहाँ पर ही एंड आई ही क्यों लिखा, आई एंड ही क्यों नहीं लिखा? बात तो वही है ना, ही एंड आई बोलूँ, आई एंड ही बोलूँ, मतलब तो वही बनता है। तो मैंने ही एंड आई क्यों बोला, आई एंड ही क्यों नहीं लिखा?
थर्ड सेंटेंस में देखें तो मैंने यू, ही एंड आई ही क्यों लिखा, मैंने ही, यू एंड आई क्यों नहीं लिखा, आई, यू एंड ही ऐसा कुछ क्यों नहीं लिखा? ऐसा इसीलिए नहीं लिखा गया क्योंकि जब एक पर्सनल प्रोनाउन एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल होता है तो उन पर्सनल प्रोनाउंस को लिखने का, उनको राइट करने का एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। अब वो सीक्वेंसेस कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट इज सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, एंड द सेकेंड सीक्वेंस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये दो सीक्वेंस जो हैं वो आपको फॉलो करने हैं। सेकेंड से मतलब क्या है मेरा 2 3 1, याद करने के लिए आप ये ऑर्डर भी याद रख सकते हैं या फिर 1 2 3। 2 और सेकेंड मीन सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये थर्ड सेंटेंस हम लोग देखें तो हमने सीक्वेंस क्या फॉलो किया है, यू इज़ द सेकेंड पर्सन, ही इज़ थर्ड पर्सन एंड आई इज़ फर्स्ट पर्सन, राइट। तो सेकेंड, थर्ड एंड फर्स्ट पर्सन का सीक्वेंस हमने यहाँ पर फॉलो किया है, तो ये सीक्वेंस फॉलो हुआ है। बेसिकली जब एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं हम ये सीक्वेंसेस फॉलो करते हैं। अब दोनों सीक्वेंसेस में डिफरेंस क्या है, कौन सा सीक्वेंस कब यूज़ करना है, ये मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब एक पॉइंट जो मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दूं कि 2 3 1 ये सीक्वेंस कब फॉलो किया जाता है स्टूडेंट्स, ये सीक्वेंस फॉलो किया जाता है जब आपके पर्सन्स जो हैं वो सिंगुलर हो। पर्सन सिंगुलर हो मतलब आई, ही, शी, यू, ये सब सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस हैं, सिंगुलर हो। 1 2 3 का कब फॉलो किया जाता है, जब पर्सन्स जो हैं वो प्लूरल हो, यानी आई की जगह वी दिया हो, ही, शी, इट की जगह दे दिया हो। यू तो प्लूरल प्लूरल ही है, सिंगुलर प्लूरल सेम ही है। तो जब पर्सन्स प्लूरल रहते हैं उस वक्त हम यूज़ करते हैं 1 2 3 सीक्वेंस का, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसके बाद एक और पॉइंट जो है वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। एक एग्जाम्पल देखते हैं, ही, यू एंड I are planning to go to Goa, ठीक है। अनदर सेंटेंस देखते हैं, they, you and we are going to the temple। कुछ ऐसे दो सेंटेंसेस मैंने लिख दिए, ठीक है। अब सेंटेंसेस में आपने क्या देखा, सबसे पहले तो आपने क्या देखा, एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ हुए हैं, तो आपको समझ में आपको आ गया कि इन दो सीक्वेंसेस में से आपको कोई एक फॉलो करना है। अब हम देखेंगे सीक्वेंस सही है या नहीं। फर्स्ट में क्या यूज़ हुआ है, ही इज़ थर्ड पर्सन, यू इज़ सेकेंड पर्सन, आई इज़ फर्स्ट पर्सन, 3 2 1। अब हमने देखा 3 2 1 तो कोई सीक्वेंस है नहीं और हमारे पर्सन्स जो है यहाँ पर सिंगुलर है, तो आप इस सेंटेंस को करेक्ट कैसे करेंगे, यू, ही and I are planning to go to Goa, this is the correct sentence। ये सेंटेंस गलत होगा, this one is correct। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं आप, अगेन एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ हुआ, पर्सन्स जो है वो प्लूरल है। जब पर्सन्स प्लूरल है तो क्या सीक्वेंस फॉलो करनी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो यहाँ पर हम लोग क्या फॉलो करेंगे, we, you and they are going to temple, this is the correct sequence। ये सीक्वेंस जो है वो आपको फॉलो करनी है सिंगुलर एंड प्लूरल पर्सन्स के लिए। अब इन सीक्वेंसेस का एक एक्सेप्शन भी है, बेसिकली जो एक्सेप्शन है वो है सेकेंड सीक्वेंस का, जो हमारा सीक्वेंस है 1 2 3। अब 1 2 3 को हम एक और केस में फॉलो करते हैं, यानी कि 1 2 3 को हम सिंगुलर पर्सन्स के साथ भी फॉलो करते हैं। एक पॉइंट तो मैंने आपको बताया, जब पर्सन्स क्या होंगे, प्लूरल। 1 2 3 को हम फॉलो करते हैं एक और पॉइंट पे, एक और केस में, और वो केस क्या है, जब भी किसी भी गलती को कन्फेस करने का, किसी भी मिस्टेक को कन्फेस करने की बात की जाए। जब आपसे कोई गलती हो गई, कोई पाप हो गया, कोई बहुत ही बुरा काम आपने कर दिया, आप उसे कन्फेस कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ये गलती मेरी वजह से हुई, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो यानी कि सेंटेंस का सेंस जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। उस वक्त भी आप सिंगुलर पर्सन्स के साथ 1 2 3 का फॉलो करते हैं, 2 3 1 फॉलो नहीं करते। इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ मैं ऐसा लिख दूँ, यू, ही एंड आई are responsible for the loss।
कुछ ऐसा मैंने लिख दिया, यू ही एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। अब आप देखेंगे एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ है, ऑब्वियसली सीक्वेंस फॉलो होगा। आपने देखा पर्सन सिंगुलर है और सीक्वेंस 2 3 1 ही फॉलो हुआ है, आप लोग कहेंगे ये सेंटेंस सही है। लेकिन अगर हम कंप्लीट सेंटेंस रीड करें तो आगे क्या लिखा है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, यानी कि वो किसी जो लॉस हो गया उसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं, अपनी कोई मिस्टेक या गलती कन्फेस कर रहे हैं। जब कन्फेशन की बात आए तो सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, 1 2 3। दैट मीन्स यहाँ पर ये सीक्वेंस इस केस में गलत है। करेक्ट सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, फर्स्ट पर्सन पहले, आई यू एंड ही आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, दिस इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। तो ये रूल है जब एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ होते हैं, आपको पर्सन्स को किस तरीके से अरेंज करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई फर्स्ट सेकंड पर्सन क्या है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोनाउन नहीं देखा है तो जाइए जल्दी से फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन जो मैंने आप लोगों को करवाया है उसे देखिए। उसमें मैंने आपको एक टैबुलर फॉर्म में फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन एंड सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव केस बहुत अच्छे से समझाया है, उसको इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। एंड येस, ये केस सिर्फ सब्जेक्टिव केस में, यहाँ पर सारे प्रोनाउंस जो हैं वो मैंने सब्जेक्टिव लिए, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात आए तो भी आप सेम सीक्वेंस ही फॉलो करेंगे, 1 2 3 और 2 3 1 अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, जो सेंस ऑफ द सेंटेंस है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट रूल। अब हम लोग करेंगे सेकेंड रूल ऑफ प्रोनाउन। अब स्टूडेंट सेकेंड रूल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड रूल ऑफ प्रोनाउन जो है वो है रिलेटेड कंपैरिजन से। ठीक है, अब कंपैरिजन का मतलब तो आप लोग समझते ही हैं, तुलना करना, कंपैरिजन। अब जब आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ आपको अभी से ही समझ लेनी है कि ग्रामर में या जनरल लाइफ में भी कंपैरिजन सिमिलर चीज़ों के बीच में ही होता है। यानी कि क्या आप अपना कंपैरिजन बिल्डिंग के साथ कर सकते हो, अपना कंपैरिजन किसी चेयर के साथ कर सकते हो? नहीं। अगर आप एक पर्सन है तो पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से करेंगे, एनिमल का कंपैरिजन एनिमल से, किसी चीज़ का, थिंग का कंपैरिजन उससे सिमिलर थिंग से करेंगे, राइट। तो कंपैरिजन हमेशा सिमिलर चीज़ों के बीच में ही होता है। अब यहाँ पर भी सेम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में ही कंपैरिजन किया जाएगा। यानी जब भी एक सब्जेक्ट के कंपैरिजन की बात आई, यानी कि एक प्रोनाउन जो सब्जेक्टिव केस में है एक सेंटेंस में, उसको कंपेयर किया जा रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान आपको हमेशा रखना है कि उसका कंपैरिजन एक सब्जेक्ट के साथ ही हो। और अगर एक सेंटेंस में एक ऑब्जेक्टिव केस वाले पर्सनल प्रोनाउन को कंपेयर किया जा रहा है, यानी एक ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जा रहा है, तो उसका कंपैरिजन एक ऑब्जेक्ट के साथ ही होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ही रन्स एज फास्ट एज मी। मैंने कुछ ऐसा लिखा, ही रन्स एज फास्ट एज मी। और एक और एग्जाम्पल लिखती हूँ, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आई नो हिम मोर देन शी। ठीक है, हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। फर्स्ट सेंटेंस जल्दी से देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या प्रोनाउन यूज़ हुआ है, ही। ही कौन सा प्रोनाउन है, सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस का। अब ही को किससे कंपेयर किया जा रहा है, मैं मी से या आई से कंपेयर कर रही हूँ। ठीक है, अब ही का कंपैरिजन हम मी से तो नहीं कर सकते क्योंकि मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का कंपैरिजन स्टूडेंट्स यहाँ पर मी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, आई। अब इस सेंटेंस को जब आप रीड करते हैं तो आपको कुछ अजीब लगता है, तो बेसिकली इस सेंटेंस को रीड कैसे किया जाता है, ही रन्स एज फास्ट एज आई एम। आई रन या फिर आई डू, कुछ इस तरीके से। बेसिकली ये जो वर्ब होता है यहाँ पर हिडन होता है, लेकिन इसका मीनिंग यही होता है, ही रन्स एज फास्ट एज आई डू और एज फास्ट एज आई रन। बेसिकली रन या डू जो भी वर्ब सूटेबल होगा वो हिडन होता है। इसको इस तरीके से रीड किया जाता है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट का कंपैरिजन हम सब्जेक्ट से ही कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट से नहीं कर सकते। ठीक है, इन द सेकेंड सेंटेंस मैंने लिखा है, आई नो हिम मोर देन शी। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या बोल रहा है कि मैं इससे जानता हूँ इससे ज़्यादा। कंपैरिजन किसका हो रहा है, इसका और इसका। यहाँ इसका और इसका कंपैरिजन नहीं हो रहा, हिम का और शी का। अब हिम देखा जाए तो क्या है, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस। तो हिम को हम थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव केस से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो इसको के लिए यहाँ पर हम शी नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हर का। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई नो हिम मोर देन हर।
हिम और हर के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे ही और आई के बीच में कंपैरिजन हो रहा था। तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से। इस चीज़ का ध्यान आप लोगों को हर बार एक सेंटेंस में रखना है। अब देखते हैं थर्ड रूल ऑफ प्रोनाउन। अब थर्ड रूल जो है गाइस वो रिलेटेड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से। मैंने आप लोगों को कल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया था। क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? जो एक सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन है। जब सब्जेक्ट अपने आप पर एक एक्शन करने की बात करता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैंने आपको बताए थे कौन कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, जैसे योरसेल्फ, आवरसेल्व्स, देमसेल्व्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, ये सारे क्या हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग करने वाले हैं, थर्ड पॉइंट, दैट इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को कल ये भी वीडियो में बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ हम सर्टेन वर्ब्स के साथ करते हैं। कुछ पर्टिकुलर क्रिया होती हैं जिनके साथ हम करते हैं, और उनका यूज़ उनके साथ कब किया जाता है? जब उन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट गिवन ना हो, यानी कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गिवन ना हो। तो ये पॉइंट जल्दी से नोट कर लीजिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ब्स लाइक enjoy, cheat, hurt, resign, acquit, pride, reconcile, absent, avail, etc. ठीक है, इन वर्ब्स के साथ हम लोग किसका यूज़ करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मिसिंग इन अ सेंटेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक सेंटेंस में गिवन नहीं है, मिसिंग इन अ सेंटेंस। अब कैसे पता चलेगा एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं? इसके लिए बहुत बेसिक सी एग्जांपल मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, ये एग्जांपल ध्यान से देखिएगा। चलिए एक वर्ब ले लेते हैं, एन्जॉय। अब मैं एन्जॉय को यूज़ करके दो सेंटेंसेस लिखूंगी। आई एन्जॉय द पार्टी। ठीक है, सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2, आई एन्जॉय इन द पार्टी। ठीक है गाइस, मैंने ये कुछ तरह के दो सेंटेंसेस ले लीजिए। अब पहले सेंटेंस में मुझे जल्दी से बताइए ऑब्जेक्ट गिवन है या नहीं। मैंने आपको क्या बताया था? ऑब्जेक्ट हमेशा किसका आंसर करता है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट हमेशा आंसर करता है किसका? व्हाट का एंड whom का। अब यहाँ पर देख लेते हैं, आई एन्जॉय व्हाट? द पार्टी। दैट मीन्स द पार्टी क्या है? ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट गिवन है, दैट मीन्स हमें आई का रिफ्लेक्सिव लगाने की, आई का रिफ्लेक्सिव क्या है? माई सेल्फ, लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं, आई एन्जॉय इन द पार्टी। आई एन्जॉय व्हाट? इन द पार्टी। व्हाट का आंसर इन द पार्टी होगा? नहीं। आई एन्जॉयड whom? इन द पार्टी। ये भी आंसर नहीं है। अब इन द पार्टी की बात करें तो ये किसका आंसर कर रही है? वेयर का। आई एन्जॉय वेयर इन द पार्टी। अब वेयर का आंसर कभी भी ऑब्जेक्ट तो नहीं होता, राइट? अब जब हमारे पास वेयर का आंसर ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट मीन्स इस सेंटेंस में इस पर्टिकुलर वर्ब का ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। जब एन्जॉय के साथ ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो उस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए, ग्रामेटिकली उस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? आई एन्जॉय माई सेल्फ इन द पार्टी। दैट मीन्स आप यहाँ पर रिफ्लेक्सिव का यूज़ करेंगे, यहाँ पर नहीं करेंगे। दिस इज़ द डिफरेंस कि कब आपको समझना है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गिवन है और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। यही समझने के लिए एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ। लेट्स टेक थर्ड एग्जाम्पल। मैं ऐसा लिख दूँ, द गोल कीपर acquits well during the match. The goalkeeper acquits well during the match. ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा क्या वर्ब यूज़ हुआ है? एक्विट। एक्विट वर्ब उसी वर्ब्स की कैटेगरी में है जो हमने अभी देखे। जब ऑब्जेक्ट मिसिंग हो तो हम जिनके साथ रिफ्लेक्सिव यूज़ करते हैं। अब हमें पता क्या लगाना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट गिवन है या नहीं। द गोल कीपर एक्विट्स व्हाट? वेल। वेल मतलब अच्छा, सही। व्हाट का आंसर वेल है? नहीं। द गोल कीपर एक्विट्स whom?
अगेन वेल, हुम का आंसर भी, हुम तो हमेशा एक पर्सन को आंसर करेगा, वो भी हमारे पास क्या नहीं हो सकता, वेल नहीं हो सकता। और वेल की बात करें तो वेल किसको आंसर कर रहा है, हाउ को। गोलकीपर एक्विट्स हाउ वेल, अच्छे से एक्विट किया, ऐसे ही बोलेंगे, राइट। तो दैट मीन्स हाउ जो है वो भी ऑब्जेक्ट का आंसर नहीं करता, ऑब्जेक्ट का आंसर व्हाट और हुम करते हैं। दैट मीन्स इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। अब ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्विट्स के आगे सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो सेंटेंस को करेक्ट कैसे करोगे, द गोलकीपर एक्विट्स हिमसेल्फ well during the match. This is the correct sentence. The goalkeeper acquits himself well during the match. इसके साथ आपको रिफ्लेक्सिव की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वो प्रोनाउन, ये वो वर्ब्स हैं जिनके साथ रिफ्लेक्शन लगाना पड़ता है जब ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है। अब इसी का एक एक्सेप्शन मान लो या पॉइंट नंबर 2 मान लो कि कुछ पर्टिकुलर एक्शंस, कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ नहीं करते। डजंट मैटर कि वहाँ पर ऑब्जेक्ट गिवन है या ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। कौन से ऐसे वर्ब्स हैं, चलिए देखिए। अब चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप बोल रहे हो कि मैं संडे को रेस्ट करता हूँ, ठीक है। आप कह रहे हो मैं संडे को रेस्ट करता हूँ। आप ऐसा बोलते हैं इसे, या फिर आप बोलते हैं मैं संडे को खुद ही रेस्ट करता हूँ। बताइए जल्दी से। ऑब्वियसली आप लोग कहेंगे कि हम तो भाई ऐसे ही बोलते हैं, मैं संडे को रेस्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर कोई पर्सन कह रहा है मैं रेस्ट करता हूँ तो रेस्ट तो एक पर्सन खुद ही करेगा, कोई और तो उसके लिए रेस्ट नहीं कर सकता। अब रेस्ट एक ऐसा एक्शन है, ऐसा वर्ब है जो एक पर्सन खुद ही करता है, राइट। तो उसके साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डजंट मैटर ऑब्जेक्ट गिवन है या नहीं गिवन है, राइट। तो ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव को कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। कौन कौन से? एक जैसे रेस्ट, देन उसके बाद हम बोल दें जैसे मूव, टर्न, हाइड, क्वालिफाई, फीड, ड्रेस, अनड्रेस, एक्सेट्रा, ठीक है। ये ऐसे एक्शंस हैं जो एक पर्सन खुद ही करता है। इसके लिए हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो खुद ही कर रहा है। इसमें एक और वर्ब आ जाता है, एक और वर्ब आप लोग लिख दीजिए जैसे स्टॉप। अब रेस्ट की बात करें, एक पर्सन खुद ही करेगा। अब मैं क्या बोलूँगी, आई मूव्ड माई सेल्फ और आई मूव फ्रॉम देयर। आई मूव्ड माई सेल्फ फ्रॉम देयर और आई मूव फ्रॉम देयर। मैं क्या बोलूँगी, आई मूव फ्रॉम देयर, कुछ ऐसा ही बोलूँगी। अब जब मैं बोल रही हूँ आई मूव तो मतलब मैं खुद ही मूव कर रही हूँ, तो मैं ऐसा क्यों बोलूँ माई सेल्फ, मैं खुद ही को मूव कर रही हूँ। ऐसा बोलने की ज़रूरत तो नहीं है ना। तो इसीलिए इनके साथ हम कभी भी रिफ्लेक्सिव का यूज़ नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर समझा देती हूँ, जैसे मैंने पहले बताया, आई रेस्ट माई सेल्फ ऑन संडेज, या फिर I rest on Sundays। कौन सा सेंटेंस सही होगा स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली आप बोलेंगे सेकेंड सेंटेंस सही है। क्यों? क्योंकि रेस्ट के साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव का यूज़ नहीं करते। तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। बस याद इतना रखना है, ऐसे वर्ब्स के साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के साथ कभी आपको दिखे ऐसे वर्ब्स तो वो गलत होगा, उनका यूज़ उसके साथ नहीं होता, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रूल ऑफ प्रोनाउन। सो स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट रूल ऑफ प्रोनाउन है वो रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में भी बताया था। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या था? जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। कौन कौन से थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस? ईच, एवरी, ईदर, नीदर। जिसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ईदर और नीदर सिर्फ दो पर्सन्स और थिंग्स की बात करता है। ईच जो है वो दो या दो से ज़्यादा की बात करता है। एक्चुअली ईदर का मतलब क्या होता है? दो में से कोई एक। नीदर का मतलब क्या होता है? दो में से कोई एक भी नहीं। ईच का मतलब क्या होता है? हर एक। ईच जो है एक ग्रुप में से, एक कलेक्शन में से एक एक को पॉइंट करता है। और एवरी जो है वो पूरे ग्रुप की बात एक साथ करता है। एवरी का मतलब हर कोई, हर एक, ठीक है, सब साथ में। अब पॉइंट क्या है बताने का मेरा, देखिए जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं उसको यूज़ किया जाता है दो सेंटेंस फॉर्मेशन से। कैसा? पहला देखते हैं कि ईच, ईदर, नीदर, एवरी ऐसा कुछ लगा होगा, उसके बाद यूज़ होगा नाउन, और नाउन के बाद होगा वर्ब, ठीक है। सेकंड क्या होगा? पहले तो दिया होगा ऑफ द,
उसके बाद नाउन और उसके बाद वर्ब, ठीक है। इस तरह के दो सेंटेंस फॉर्मेशन हो सकते हैं। जब ऐसा सेंटेंस फॉर्मेशन गिवन है तो नाउन जो है गाइस वो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाएगा, कभी भी ये नाउन प्लूरल नहीं होगा। और नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर वर्ब ही हम यूज़ करेंगे। अब जब यहाँ पर बात करें ऑफ द लग गया तो नाउन यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वर्ब फिर भी सिंगुलर ही रहेगा। वर्ब सिंगुलर क्यों रहेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जो हैं वो एक डिस्ट्रीब्यूशन में, एक काफ़ी बड़े ग्रुप में या ज़्यादा मात्रा में लोग हैं, चीज़ें हैं, उनमें से एट अ टाइम एक की ही बात करता है, ठीक है। तो इसीलिए वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर रहेगा। अब इसे समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने बोला नाउन और वर्ब, फर्स्ट पॉइंट कुछ ऐसा लिख दूँ, ईच स्टूडेंट और students in the class is intelligent, ठीक है, सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2, either of the two boys or boy is cheating, that's cheating, ठीक है। अब मैंने दो सेंटेंस फॉर्मेशंस लिखी और यहाँ पर मैंने नाउन्स लिखे प्लूरल एंड सिंगुलर फॉर्म में। अब फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा कि जब इनके बाद डायरेक्टली नाउन लगेगा तो वो नाउन कैसा होगा, सिंगुलर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ईच स्टूडेंट्स इन द क्लास और ईच स्टूडेंट इन द क्लास, ऑब्वियसली हम लोग बोलेंगे ईच स्टूडेंट इन द क्लास। लेकिन जब इनके बाद क्या लग गया, ऑफ द, तो उस वक्त नाउन कैसी होगी, प्लूरल, लेकिन वर्ब जो है वो इनके साथ हमेशा ही सिंगुलर होगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सब्जेक्ट वर्ब में भी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी मैं आपको ये पॉइंट बताऊंगी कि जब भी कोई सेंटेंस ईच, एवरी, ईदर, नीदर इससे स्टार्ट होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम ये एक पर्सन और थिंग की बात करते हैं, तो इसीलिए हम वर्ब को हमेशा इनके साथ सिंगुलर ही रखते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशंस जो हमें इनके लिए याद रखनी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे मैम हम एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे, तो एवरी के साथ ऑब्वियसली हम ऑफ द नहीं लगा सकते, तो इसके लिए ये केस जो है वो वैलिड ही नहीं है। बाकी तीनों के लिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का केस। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इंडेफिनेट प्रोनाउन। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने आप लोगों को इंडेफिनेट प्रोनाउन तो बताया था और उसमें मैंने क्या बताया था, एनी, ऑल, समवन, ये सब क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ और जल्दी से बताइए क्या वो सेंटेंस सही है। कुछ ऐसा सेंटेंस आपको एग्जाम में आ जाए, ईदर ऑफ द 4 बॉयज इज फाइटिंग, मतलब 4 में से कोई एक लड़का जो है वो लड़ाई कर रहा है, वो झगड़ा कर रहा है, ठीक है। ऐसा ही कुछ लिखेंगे आप लोग, ईदर ऑफ द 4 बॉयज इज फाइटिंग। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि ईदर जो है वो हम सिर्फ 2 के लिए यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे मैम ईदर जो है वो 4 के लिए नहीं यूज़ होता, 2 के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ इस तरीके से सेंटेंस आ जाए, A, B, C एंड D इज़ नो एरर, कुछ इस तरीके से, तो आप लोग बोलेंगे मैम मिस्टेक जो है वो पार्ट बी में है, क्योंकि इधर जो है वो 4 के लिए नहीं 2 के लिए यूज़ होगा, तो आप 4 को 2 में करेक्ट कीजिए, राइट। लेकिन गाइस करेक्शन करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपको एरर्स दिए जाते हैं तो एरर स्पॉटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर दो, उसका सेंस चेंज कर दो, नहीं। आपको सेंटेंस को क्या करना है, ग्रामेटिकली करेक्ट करना है, या फिर स्पेलिंग्स में कोई करेक्शन हो सकती है, वर्ब फॉर्म में कोई करेक्शन हो सकती है, उस तरीके से उसे करेक्ट करना है, ना कि उसका मीनिंग चेंज करना है। अब यहाँ पर अगर आप 4 की जगह 2 कर देंगे तो आपने तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर दिया, नंबर ऑफ पर्सन ही चेंज कर दिए। तो आपको क्या करना है, हमें पता है हम ईदर को 4 के साथ यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम कोई ऐसा प्रोनाउन यूज़ करेंगे जिसको हम क्या करेंगे, जो 4 के लिए यूज़ हो सकता है। अब बात करें ईच की, तो मैंने ईच बोला था 2 से ज़्यादा के लिए भी यूज़ हो सकता है, लेकिन ईच जो है वो हर एक की बात करता है। लेकिन ईदर और नीदर जो है वो किसकी बात करते हैं, चॉइस की, ज़्यादा 2 में से चुनने की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, कोई ऐसा प्रोनाउन जो 4 में से एक को चुनेगा।
तो जब भी एक से ज़्यादा के साथ आपको ईदर या दो से ज़्यादा के साथ आपको ईदर या नीदर दिया हो तो ईदर को आप किससे रिप्लेस करते हो? एनी से। और अगर नीदर दिया हो तो नीदर को आप किससे रिप्लेस करते हैं स्टूडेंट्स? नन से। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को आप इस इंडेफिनेट के साथ रिप्लेस करते हैं अगर क्या हो, दो से ज़्यादा दिए गए हों। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा और ऐसे पॉइंट के बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग करने वाले थे 5th रूल रिलेटेड टू इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब इंडेफिनेट प्रोनाउन में मैंने आपको क्या बताया था कि वो किसी भी नाउन की बात इन अ पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं करता। वो क्या बात करता है ना, जनरल वे जो है वो किसी भी नाउन की बात करता है या उसे रिप्लेस करता है, उसे स्पेसिफाई करता है ना। 4th वन रिलेटेड टू इंडेफिनेट प्रोनाउन, 5th वन आई गेस, राइट। अब इंडेफिनेट की अगर हम लोग बात करें तो कुछ पॉइंट्स है जो बताना ज़रूरी है। ऑल, नन, सम, ये सब इंडेफिनेट्स है, मैंने आपको बताया। उसके बाद कुछ और इंडेफिनेट्स मैंने आपको बताए थे, जैसे समवन, समबडी या फिर समथिंग, है ना। एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, या फिर एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग। या एक और मैंने आपको बताया था वन, देन ऑल, सम, एनी, ये सब भी क्या है, ये सब इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। ठीक है, अब पॉइंट क्या है बताने का, पहले तो ये चीज़ बता दूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अब इंडेफिनेट है तो हमें नहीं पता कि वो किस पर्सन को रेफ़र कर रहा है, किस थिंग को रेफ़र कर रहा है या किस प्लेस को रेफ़र कर रहा है। लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए जो पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो ये है कि जब भी इस तरह के इंडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ वन या बॉडी लगा होता है तो वो वाले प्रोनाउंस जो है वो हमेशा एक पर्सन को रेफ़र कर रहे हैं। यानी समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन हमेशा पर्सन्स को ही रेफ़र करेंगे। तो ये वाले प्रोनाउंस जो है ये किसको रेफ़र करते हैं? पर्सन्स को। एक पॉइंट पता चला। अब बात करें समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ऐसी चीज़ों की। अब इनके साथ क्या लगा है? थिंग। तो ये वाले प्रोनाउंस जो हैं ये किसको रेफ़र करेंगे? किसी नॉन लिविंग थिंग को। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अगर ये पर्सन्स हैं तो इन पर्सन्स का जेंडर क्या होगा? अब मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था कि जब भी हम एक पर्सन का जेंडर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं तो इंग्लिश में हम लोग प्रेफरेंस किसको देते हैं? मैस्कुलिन जेंडर को, यानी कि मेल जेंडर को। तो समवन, समबडी, नो वन, एनीवन, एवरीवन, इनके साथ हम किस तरह के जेंडर्स का यूज़ करेंगे? मैस्कुलिन जेंडर का, यानी इनके साथ हम मेल जेंडर को यूज़ करेंगे। और यहाँ पर बात आए तो नॉन लिविंग के जेंडर कौन सा है स्टूडेंट्स? न्यूटर जेंडर। मैंने आप लोगों को नाउन में बताया था न्यूटर जेंडर यानी इट, हम इसको यूज़ करते हैं। प्लस वर्ब फॉर्म की बात आए तो एवरीवन, एवरीबडी के साथ बहुत बार स्टूडेंट्स जो है वो प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, लेकिन इन सभी इंडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ वर्ब जो है वो हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर। यहाँ पर भी वर्ब क्या रहेगा? सिंगुलर। ठीक है। अब बात करें वन की। अब वन एक स्पेशल केस हो गया। अब वन जो है वो भी एक पर्सन को रेफ़र करेगा, जैसे मैंने बताया वन और बड़ी वाले हमेशा पर्सन होते हैं। अब वन के साथ जेंडर कौन सा यूज़ करेंगे? तो वन के लिए हम ही नहीं लगा सकते। वन जो है वो हमेशा खुद को रिपीट करता है, ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। ये हमेशा खुद को रिपीट करता है। तो वन के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? वंस, वन सेल्फ, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं बोलूँ वन शुड डू हिज और वंस ड्यूटी। क्या चूज़ करोगे? वन शुड डू हिज ड्यूटी और वन शुड डू वंस ड्यूटी। ऑब्वियसली आप लोग बोलेंगे वन शुड डू वंस ड्यूटी, ना कि हिज ड्यूटी। बाकी ऑल, सम, एनी का यूजेस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताए ही थे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये था पॉइंट इंडेफिनेट प्रोनाउन से रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोगों ने टोटल कवर करी है 5 रूल्स ऑफ प्रोनाउन। जो 6th पॉइंट है स्टूडेंट वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, जहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं किंग ऑफ प्रोनाउंस के बारे में। किंग ऑफ प्रोनाउंस मैंने आपको बताया था हम रिलेटिव प्रोनाउन को कहते हैं। अब इसको किंग क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर प्रोनाउन के बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन हमें रिलेटिव प्रोनाउन
प्रोनाउंस से ही पूछे जाते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउंस मैंने आपको टोटल 6 बताए थे, जिसके यूजेस मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। प्लस इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे कुछ एरर स्पॉटिंग सेंटेंसेस, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रोनाउंस के बेसिस पे एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। टिल देन आप लोग इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिए और रिवीजन कर लीजिए, एंड यस नोट्स भी अपने मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। एंड अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि फर्दर जो भी वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे टाइम टू टाइम उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।